नमस्ते। आज हम सीधे एक ऐसी पॉलिटिकल इवेंट का विश्लेषण करेंगे जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लाइव रुझान सामने हैं और हम इसे किसी आम चुनाव की तरह नहीं बल्कि एक प्रॉपर पॉलिटिकल साइंस के स्टडी की तरह डिकंस्ट्रक्ट करेंगे। आखिर जमीन पर इतना बड़ा उलटफेर हुआ कैसे? चलिए समझते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को ऑब्जेक्टिवली और साइंटिफिकली समझने के लिए हमारा प्लान बिल्कुल क्लियर है। हम शुरू करेंगे द बिग बंगाल शॉक से, फिर मैं पॉलिटिकल फिगर्स को एनालाइज करेंगे, उनकी कैंपेन स्ट्रैटेजीज को डाइसेक्ट करेंगे, डेमोग्राफिक्स का असर देखेंगे और एंड में इस टेक्टोनिक पॉलिटिकल शिफ्ट के मायने समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, जिसे एनालिस्ट्स द बिग बंगाल शॉक कह रहे हैं। आखिर ये शॉक कितना बड़ा है? सबसे पहले इस मैजिक नंबर को समझना बहुत जरूरी है। 148। बंगाल में टोटल 294 विधानसभा सीटें हैं। मतलब सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को सिंपल मेजॉरिटी यानी 148 सीट्स चाहिए होती हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बंगाल की सत्ता की चाबी है। अब जरा पिछले आंकड़ों से इसकी तुलना करके देखते हैं। 2021 में इनकम्बेंट तृणमूल कांग्रेस ने 215 सीट्स जीतकर कितनी मैसिव विक्ट्री हासिल की थी। लेकिन अभी के लाइव काउंटिंग ट्रेंड्स बिल्कुल अलग ही कहानी बयान कर रहे हैं। 15 साल के टीएमसी शासन के बाद अचानक से उनका ग्राफ नीचे आया है और दूसरी तरफ बीजेपी लगभग 200 सीटों के आंकड़े के करीब पहुंचती दिख रही है। ये कॉन्ट्रास्ट अपने आप में सच में हैरान करने वाला है। और ये सब कितनी तेजी से हुआ, इसका अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है। सुबह 8 बजे गिनती शुरू होती है। 8:30 बजे तक मुकाबला बहुत टाइट लग रहा था, लेकिन फिर मात्र सवा घंटे के अंदर 9:13 पर बीजेपी ने रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। ये दिखाता है कि वोटिंग पैटर्न्स में कितना हाईली एक्सेलरेटेड शिफ्ट आया है, चाहे वो अर्बन एरियाज हो या रूरल। किसी भी बड़े पॉलिटिकल शिफ्ट को समझना हो तो उसके मेन फिगर्स को देखना पड़ता है। इस चुनाव में भी पूरा फोकस 2 की पॉलिटिकल फिगर्स पर टिका हुआ है। भवानीपुर कंस्टिट्यूएंसी इस चुनाव का अल्टीमेट एपिसेंटर बन गई है। एक तरफ है वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो अपना सबसे मजबूत गढ़ बचाने के लिए लड़ रही हैं, और उनके ठीक सामने हैं उनके ही पुराने राइट हैंड मैन और अब उनके सबसे बड़े ओपोनेंट शुभेंदु अधिकारी। ये मुकाबला बेसिकली इस पूरे बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा सिंबल बन गया है। जैसे जैसे रुझान उनके खिलाफ जाने लगे, ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से विजिलेंट रहने को कहा। उन्होंने डायरेक्ट आरोप लगाया कि सेंट्रल फोर्सेस और डेलिब्रेट पावर कट्स के जरिए काउंटिंग को मैनिपुलेट किया जा रहा है। उनका जोशीला बयान बहुत क्लियर था, इंतजार कीजिए और देखिए, हम बाघ के बच्चों की तरह लड़ेंगे। ये उनके सिग्नेचर फाइटिंग स्पिरिट को परफेक्टली दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी का कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर था। उन्होंने इस रिजल्ट को जंगल राज का डेमोक्रेटिक एंड बताया। उनका दावा था कि जनता ने अत्याचार और मिसरूल के खिलाफ वोट दिया है और वो पूरी तरह से आश्वस्त थे कि अगली सरकार उन्हीं की पार्टी फॉर्म करेगी। एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अब हमें ये डाइसेक्ट करना होगा कि आखिर चैलेंजिंग पार्टी की कैंपेन स्ट्रैटेजीज क्या थीं जिन्होंने इतना जल्दी ये बड़ा रिवर्सल कर दिया। सीनियर जर्नलिस्ट जयंता घोषल के मुताबिक इसके पीछे एक बहुत वेल प्लान्ड मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच थी। यहाँ हिंदुत्व और परिवर्तन का एक सटीक मिक्स यूज किया गया। हिंदू और भद्रलोक वोट्स को कंसोलिडेट किया गया और एंटी करप्शन सेंटिमेंट का पूरा फायदा उठाया गया। सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये था कि इस बार ममता बनर्जी पर पर्सनल अटैक्स पूरी तरह अवॉइड किए गए और सारा फोकस अमित शाह की स्ट्रैटेजी के तहत स्कीम वर्सेस स्कीम पॉलिटिक्स पर रखा गया। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इस स्ट्रैटेजी को 3 क्लियर स्टेप्स में समझाया। फर्स्ट, महिलाओं पर हुए कथित अत्याचारों को एग्रेसिवली हाईलाइट करना। सेकंड, स्टेट लेवल पर रुकी हुई इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और विकास की कमी को एक बड़ा मुद्दा बनाना। और थर्ड, प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के जरिए एक नया बेंचमार्क सेट करना, जहां सिर्फ प्रॉमिसेस नहीं बल्कि बुलेट ट्रेन्स और मेट्रो प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन की बात हो। अब आते हैं इस अध्याय के सबसे क्रूशल पार्ट पर, डेमोग्राफिक्स। आखिर जमीन पर किसने किसे वोट दिया? इस रिजल्ट को डिक्टेट करने वाले 5 मेन वेरिएबल्स हैं जिन्हें 5 M's कहा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम, महिला, माइग्रेंट्स, मथुआ कम्युनिटी और पोल मशीनरी। बेसिकली सालों से चला आ रहा पुराना वोटर कोएलिशन इस बार कैसे शिफ्ट हुआ, ये पूरी तरह इन्हीं 5 पिलर्स पर डिपेंड करता था।
जमीनी रिपोर्ट्स और एनालिस्ट्स बताते हैं कि ट्रेडिशनल मुस्लिम वोट इस बार एकजुट नहीं रहा, बल्कि 3 हिस्सों में टूट गया, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा हुमायूं कबीर की नई पार्टी की तरफ भी गया। वहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग हिंदू और आदिवासी कंसोलिडेशन देखने को मिला, जो डायरेक्ट ऑपोजिशन की तरफ शिफ्ट हुआ। और सबसे बड़ा गेम चेंजर रही महिला वोटर्स, जिन्होंने संदेश खाली जैसे कंट्रोवर्सीज के बाद इनकम्बेंट सरकार के खिलाफ भारी मतदान किया। ये डेमोग्राफिक शिफ्ट ही इस नई पॉलिटिकल मैथ की असली वजह बना। चलिए अब देखते हैं इस टेक्टोनिक पॉलिटिकल शिफ्ट का असर आखिर रिजल्ट्स के आगे क्या होने वाला है। अगर हम इसके आर्थिक असर की बात करें तो बिजनेस लीडर हर्ष गोयनका का एक स्टेटमेंट बहुत रेलेवेंस रखता है। उनका मानना है कि अब बंगाल में सिर्फ मुफ्त की योजनाओं और वेलफेयर पॉलिटिक्स से हटकर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल रिवाइवल पर फोकस आएगा। ये पूरे बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक उम्मीद की किरण है कि शायद अब माइग्रेशन थमेगा और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में एक बेहद बड़ा सवाल सामने आता है। बंगाल एक ऐसा स्टेट रहा है जिसने मोस्टली नेशनल पार्टीज को रिजेक्ट करके रीजनल पावर्स को चुना है। अब जब वहां इतना बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट आ गया है तो इसका असर 2029 के लोकसभा इलेक्शन से पहले पूरे देश की पॉलिटिक्स पर कैसा पड़ेगा? ये रीस्ट्रक्चर होने वाली रीजनल पावर आगे चलकर नेशनल लैंडस्केप को कैसे शेप करेगी? ये सच